हेलो। हेलो। Hello everyone. Good morning all. चलिए लास्ट में जैसे बात चल रही थी एक्सिस प्रेशर वाली। एक्सिस प्रेशर क्या होता है? दैट इज इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड। आपको टोटल सरफेस देखनी होती है, सरफेस कितनी होगी। अगर ड्रॉप की बात करें या एयर बबल के केस में, इन दोनों के केस में एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया करता था, ब्रीफ में बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन आप करिए। और अगर सोप बबल है तो सोप बबल के केस में कितना हो जाता था, यही चीज, दैट इज 4T/R। इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। चलिए इसे ट्राई करिए आप।
हो गया भाई। इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के बारे में बात की जा रही है। तो लिक्विड ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा एक्सेस प्रेशर? दैट विल बी 2T/R। तो उसने बोला हुआ लिक्विड ड्रॉप का जो प्रेशर है इज 3 टाइम्स द लिक्विड ड्रॉप ऑफ अनदर लिक्विड ड्रॉप। तो P1 इज 3 टाइम्स ऑफ P2। तो कुछ नहीं करना है आपको, 2T/R 1 लिख लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 2T/R2। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको दिखेगा R1 कम्स आउट R2/3। तो उसने पूछा है वॉल्यूम के बारे में बता दीजिए। तो V1/V2 क्या होगा? R1/R2 का होल क्यूब। तो रिजल्ट विल बी 1/27। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 8 mm ऑफ वाटर कॉलम एंड रेडियस इज 0.1 mm, दैट फाइंड सरफेस टेंशन ऑफ बबल। उसने प्रेशर जो है कुछ वाटर कॉलम के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि अगर इतना वाटर कॉलम लिया जाए तो जो प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू है वो कुछ वाटर कॉलम के ये हाइट होती थी। याद हो हम फ्लूइड स्टैटिक में बताए थे कि मरकरी कॉलम बोलना, वाटर कॉलम बोलना। वो क्या कहना चाह रहा है, अगर इतने हाइट का अगर प्रेशर लिया जाए तो इतने हाइट का प्रेशर का मतलब क्या होता है? ρgh। तो ये जो दिया होता है 8 mm, 70 mm, 76 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या होता है? इतनी हाइट तक अगर मरकरी भर दो, तो यहाँ पर बोला 8 mm वाटर कॉलम, तो इतनी हाइट तक अगर वाटर को भर दोगे तो वाटर की डेंसिटी 1000 G, 10 H का वैल्यू 8 mm है। तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर कहाँ पर बात कर रहा है? सोप बबल। सोप बबल के लिए 40/R। R का वैल्यू 0.1 इंटू अगेन 10⁻³ सॉल्व कर लो यहाँ से T का वैल्यू। तो ये वाला 1000 तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल होगा, इसको 2 टाइम्स, तो 20 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? ध्यान दें, 2 इंटू 10⁻³ यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर। आगे ही बात समझ में। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद रखने, वैल्यू पुट करें, आंसर आते चले जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया? इफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल्स आर इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो पूछा, एक्सेस प्रेशर का उन्होंने बता दिया, एक्सेस प्रेशर इन 1, एक्सेस प्रेशर इन 2, दैट इज 1.02, 1.03। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सोप बबल की बात हो रही है तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, 2T/R1, 2T/R2। तो यहाँ से आपको मिलेगा R2/R1, हमें चाहिए V1/V2, तो दैट विल बी यस 40। तो 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा R1/R2 का होल क्यूब। तो कुल मिला के आपको कुछ इस पैटर्न में देखना था। तो रिजल्ट कितना आएगा? 103/102 का होल क्यूब। दोनों सोप बबल हैं, दोनों ही से सोप बबल हैं, सोप से बने हुए हैं।
तो आंसर कुछ ये रहेगा, पीएटीएम। तो ये इसका आंसर होगा, पीएटीएम सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इसमें से, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है प्रेशर इनसाइड टू बबल्स। हो सकता है आपको पहले ऐसे बताया हो, लेकिन इसमें बोला हुआ है एक्सेस प्रेशर, उसने वर्ड इस्तेमाल कर दिया एक्सेस। तो इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ इतना लिखा होता, ये सेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये बोलता है इफ द प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, इनसाइड प्रेशर अगर वो दे देता, इनसाइड प्रेशर, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं इसमें से आउटसाइड जो कि एटीएम होगा, तब हम पी एक्सेस लिख पाते। लेकिन ऑलरेडी उसने पी एक्सेस ही दिया हुआ है। वैसे अगर बात करें कि अगर ये पी एक्सेस देखते इसमें से माइनस करते, तो पहले वाले के लिए पी एक्सेस हो जाता तो 0.02, और दूसरे वाले के लिए पी एक्सेस हो जाता 0.03। लेकिन ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। ध्यान देने वाली बात यही है इसमें कि ऐसा लगता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रेशर इनसाइड नहीं दे रखा। ठीक, अगर ऐसा होता कि वो इनसाइड प्रेशर बोलता सिर्फ कि प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल, तो बात अलग होती, लेकिन उसने एक्सेस प्रेशर ही बोल दिया, तो यही रेशियो होगा। टेंशन सेम, इसीलिए दोनों ही सोप बबल हैं, दोनों ही सोप से बने हुए हैं, तो ऑब्वियस है दोनों में सरफेस टेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो कई लोगों ने तुरंत आंसर दे दिया, हो सकता है उन्होंने यही सोच के दिया हो या पहले से आंसर पता हो, यही दो वजह हो सकती हैं तुरंत आंसर देने की। अदरवाइज इसको अभी इतने पे ही छोड़ेंगे, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना हो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, रटे रटाए आंसर ना दें। चलिए, क्या बोला गया है इसमें, टू अनइक्वल सोप बबल आर फॉर्म on each side of a tube closed in middle of by a tap. When the tap is opened, when the tap is opened, and find the direction of airflow in the tube, also comment on the final size of tubes। कहाँ से कहाँ जाएगी फ्लो, और फाइनली क्या होगा बबल्स का। तो फ्लो के लिए तो आप देख सकते हो जहां का प्रेशर ज्यादा होगा, भाई बाहर से तो दोनों जगह क्या है पीएटीएम, यहाँ से भी क्या है पीएटीएम। पी एक्सेस क्या होता है, पी एक्सेस होता है इनसाइड माइनस आउटसाइड, आउटसाइड क्या है दोनों में पीएटीएम। और एक्सेस प्रेशर कैसे लिखोगे, सोप बबल है तो 4T/R, 4T रेडियस ऐसे लिख लेते हैं। अब अपने आप दिख जाएगा भाई पीएटीएम दोनों जगह सेम है, ये दोनों जगह सेम है, 4T दोनों जगह सेम है, जहाँ की रेडियस कम वहां का प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा ज्यादा। प्रेशर इनसाइड ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड बी, तो ऑब्वियस है फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी। ए से किधर होगा वो, बी की तरफ होगा। अब जैसे जैसे ए से एयर किधर जाती जाएगी, बी की तरफ, तो एयर जाती जाएगी, तो ए का प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ए का प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन से आप इसमें कंपेयर करोगे कि भाई कहाँ का प्रेशर ज्यादा है, कहाँ का प्रेशर कम है। ठीक, तो दोनों जगह अगर बात की जाए तो क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर पहले क्या था, ए वाले का ज्यादा था क्योंकि उसकी रेडियस कम थी। रेडियस जैसे जैसे एयर निकलती जाएगी, एयर निकलते निकलते क्या होगा, तो भाई ए वाले का क्या होगा पहले प्रेशर, एयर जब बाहर निकलेगी
प्रेशर को वॉल्यूम से नहीं देख सकते। प्रेशर को वॉल्यूम से आप कैसे देखेंगे? आपको यहाँ पे थर्मल थोड़ी ना लगा दोगे। एक्सेस प्रेशर से आप कंपेयर करिए, दोनों में कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एयर होगी, सेम अमाउंट ऑफ एयर हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। टेम्परेचर वगैरह की भी कोई बातें नहीं की गई हैं। जैसे ही टैप को ओपन करोगे हाई प्रेशर से किधर जाएगा? लो प्रेशर की तरफ भागेगा। फिर क्या होगा? इसका प्रेशर कम होता जाएगा तो रेडियस बढ़ती जाएगी। पहले वो कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, बाद में क्या होगा? दोनों की रेडियस बी का वॉल्यूम ज्यादा है तो उससे क्या मतलब है? वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? बोलिए। वॉल्यूम ज्यादा से क्या करें? वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, बी का वॉल्यूम ज्यादा है। अब ये कौन सा रिलेशन है? वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। बी का वॉल्यूम ज्यादा है, मान ली बात। थर्मल में भी ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। थर्मल में भी किसने बता दिया आपको कि प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो भाई एनआरटी भी तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तभी तो आप पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू ऑब्जर्व कर रहे हो। एनआरटी कांस्टेंट है क्या? दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम बोले गए हैं क्या? दोनों में टेम्परेचर सेम बोला गया है क्या? आप तो सिर्फ केवल ये बोल रहे हो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप ऑब्जर्व करो। पीवी इक्वल टू एनआरटी यानी ये बोल रहे हो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये कब होता है? ये तब होता है जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों जगह सेम होने चाहिए। ऐसे थोड़ी ना रिलेशन आप बाकी चीजों को छोड़ दिए कि बाकी चीजें ऑटोमेटिक, बाकी चीजें जब कांस्टेंट होंगी तब रिलेशन आएगा वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसे डायरेक्टली थर्मल में भी नहीं बोल सकते, अगर थर्मल भी पढ़ रहे होते तब भी नहीं बोल सकते। ऐसे तो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में भी होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में भी ये होता है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। तो फिर तो आप उसमें भी बोलते रहेंगे इसी तरीके से, हर जगह लगाते रहिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जब होगी तो ये रिलेशन फॉलो होता है, तब आप बोलोगे। तो एडियाबैटिक कंडीशन हो गई ना, आइसोथर्मल कंडीशन होगी तब आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर कम होगा। अभी ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली। अभी हम किससे रिलेट कर रहे हैं? एक बबल है, बबल बना हुआ है, इसका मतलब बाहर से एक बबल बना हुआ है, बाहर से प्रेशर लग रहा है पीएटीएम और अंदर से कुछ प्रेशर लग रहा है पी इनसाइड। ये दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि ये जो बबल है कॉनकेव शेप है अंदर से, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा। कितना ज्यादा होगा? एक्सेस कितना होगा अंदर वाले का? वो ये रहा, ये रहा अंदर वाले का। वहां पर ये जो वॉल है इसकी वॉल कम ज्यादा की जा सकती है। फिर क्या होगा यहाँ पर? धीरे धीरे जैसे जैसे इधर से एयर निकलती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ से एयर निकलती जाएगी, ये जो छोटा वाला है इसका साइज पहले कम होगा। छोटे वाले का एरिया पहले क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। फिर क्या होगा फाइनली? ये पहले तो छोटा होता जाएगा, रेडियस कम होती जाएगी, जैसे जैसे एयर निकलती जाएगी इसमें से क्वांटिटी खत्म होती जा रही है ना, वैक्यूम से क्रिएट होने लग रहा है। लेकिन फिर फाइनली क्या होगा? एक टाइम के बाद इसकी रेडियस बढ़ना भी शुरू होगी, तो ये रेडियस होने लगेगी। अभी रेडियस इधर दिख रही है ऐसे। अभी रेडियस आपको क्या दिख रही है? इमेजिन करें थोड़ा सा। पहले ये और छोटा हो जाएगा, ये और रेडियस कम हो जाएगी, फिर ये और छोटा हो जाएगा और रेडियस कम, फिर एक टाइम के बाद जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ऐसे, ये आप इमेजिन करें जब इस तरीके से होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? इस छोटे वाले बबल को देखें, जब एकदम फ्लैट हो जाएगी ये झिल्ली तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो शुरुआत में क्या होगा? जैसे जैसे एयर रश करना शुरू करेगी इस वाले बबल का साइज कम होगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद इसकी रेडियस फिर बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी? अब रेडियस इधर बढ़ने लगेगी, यहाँ से बनेगा ऐसा स्पेयर बनने लगेगा, आधा स्पेयर नजर आएगा झिल्ली का हमारे लिए। ये जो फिल्म बनेगी जिसे सिंपली झिल्ली बोल देते हैं। अभी सर अभी आपको स्पेयर उस पाइप के नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ये रहा पाइप, ये स्पेयर है। अभी आपको रेडियस यहाँ दिख रही है, लेकिन अब आपको इमेजिन करना हो कि ऐसे जब बनेगा तो स्पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन और आप इसे फ्लैट करते जाओगे तो और रेडियस बढ़ती चली जा रही है। तो फाइनली क्या होगा?
फाइनली क्या होगा, दोनों जगह का प्रेशर सेम हो जाएगा, यानी दोनों जगह की रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन दोनों जगह की रेडियस सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ दोनों बराबर बराबर बबल दिखेंगे। यहाँ जो रेडियस दिखेगी ना वो आपको कुछ ऐसे वाली दिखेगी, ये वाली, ऐसे वाली। और यहाँ का जो बलून होगा उसकी रेडियस कुछ अपने आप ऐसे बन जाएगी। आ रही है सिचुएशन समझ में? जैसे पानी की बूंद भी देखी हो आपने, जब किसी पाइप में इस तरीके से दिखती है, पानी की बूंद देखना, नल में ऐसे हल्की सी टपकती, टपक भी नहीं पा रही और चिपकी बैठी हुई है उसमें। ऑब्जर्व करेंगे आप किसी टैप में, पतला सा टैप देखना, पतले से टैप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये नल है और पानी की बूंद नीचे भी नहीं गिर रही, यहाँ से लटकी सी हुई है। तो लटकी से होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो इमेजिनरी वो बन रहा है स्पेयर, इसकी रेडियस आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप ऐसे इमेजिन करें इसको। पहले क्या होगा उससे मतलब नहीं है हमें, फाइनली क्या होगा, बिल्कुल सही बात है कि फाइनली क्या हो जाएगा, तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में दोनों की जो रेडियस थी, शुरुआत में रेडियस को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है कि आर, और ये कैपिटल आर, ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली कुछ ऐसे दिखेगा, ये उसी तरीके से पाइप है, ये पाइप है, इस वाले में एयर पहुंचेगी, इसका जो फाइनल प्रेशर है, दोनों जगह का प्रेशर सेम हो जाएगा। दोनों जगह का जब प्रेशर सेम होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा और यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा ये सेम होगा, और इसको अगर इमेजिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको रेडियस यहाँ दिखेगी, ये आर और ये वाला आर सेम हो जाएगा फाइनली। ठीक है? तो ये आपने प्रैक्टिकली ये वाली चीज देखी नहीं है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप फाइनली, आप तो बस फ्लो याद रख लो, फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ये तो एडिशनल बात है कि कमेंट करो ऑन फाइनल साइज ऑफ बोथ बबल्स। आप तो ध्यान रख लीजिए कि अंदर का प्रेशर किस बबल में ज्यादा होता है, जो छोटा बबल होता है उसकी रेडियस कम, तो एक्सिस प्रेशर वहां ज्यादा होगा, एक्सिस प्रेशर ज्यादा मतलब वहां का इनसाइड प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो एयर का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर कहाँ का होगा, जिसकी रेडियस कम है, वो कहाँ से बताइए हमने, इस इक्वेशन से। थर्मल फिजिक्स यूज नहीं कर सकते, थर्मल फिजिक्स में ही अगर थर्मल भी पढ़ रहे होते तो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप तब बोल सकते हो जब आप डिफाइंड करो कि भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी, या कोई भी कंडीशन डिफाइन करो। एक डायरेक्टली नहीं कह सकते प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कई आपने ये वाले ग्राफ भी पढ़े होंगे ऐसे, तो वहां पर ऐसे बढ़ते हुए ग्राफ भी होते हैं, प्रेशर भी बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी है वो तो। ग्राफ तो हाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो सकती है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो कुछ भी पॉसिबल है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में प्रेशर भी बढ़ सकता है। आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे, कुछ भी पॉसिबल है ऐसे तो। पीवी की पावर -2/3, ये सब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है, इसमें प्रेशर के साथ वॉल्यूम का वेरिएशन डायरेक्ट होता है। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कमेंट कर सकते, रटिए मत चीजों को, बस दिखते ही कि वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर कम क्यों बढ़ा है, वो लॉजिकली बात करिए कि आप पीवी इक्वल टू एनआरटी देख रहे हैं, तो क्या एन आर और टी, एन आर टी तीनों कांस्टेंट होंगे? आप चेक करो, आर तो ठीक है चलो कांस्टेंट है, एन और टी को ऑब्जर्व करो, क्या दोनों जगह नंबर ऑफ मोल सेम है, क्या दोनों जगह टेम्परेचर सेम है? तो ये सब चेक करने के बाद बोल सकते हैं। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आउटसाइड से, तो वो सेम है दोनों जगह का। दोनों जगह सोप बबल है, दोनों पे टेंशन सेम रहेगी। पी इन साइड हम जज करना चाह रहे हैं, तो जिसकी रेडियस ज्यादा वहां का प्रेशर कम होगा, तो इनिशियली इसकी रेडियस ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर कम है, तो एयर फ्लो करेगी ए से बी की तरफ। कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक दोनों जगह प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जब तक दोनों जगह प्रेशर सेम ना हो जाए, तो कैसे सेम होगा फिर फाइनली, ऐसे सेम होगा कि भाई फाइनली ये होगी कि यहाँ पर एक झिल्ली बन जाएगी और इस वाले का जो है वॉल्यूम थोड़ा सा कम रहेगा, कुछ इस तरीके से प्रोसेस रहेगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल ऑफ रेडियस आर जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के जस्ट बिलो एक एयर बबल है, वाटर के जस्ट बिलो यहाँ पर, ये रहा, इसकी रेडियस आर है, और यहाँ बोला गया इस पे एक्सेस प्रेशर है P1,
और बोला गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ऑफ द सेम रेडियस जस्ट आउटसाइड द सरफेस। यहाँ पर दूसरी एक ड्रॉप है, ऐसे बना लेते हैं, इसका इसने प्रेशर बोला है P2 और इसने बोला है P1। इफ सरफेस टेंशन इज T देन फाइंड रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। नया चैप्टर शुरू नहीं होगा आज, यही कंप्लीट हो जाए वही बहुत है, आगे ही नहीं बढ़ने देते हो आप लोग। नया चैप्टर आज शुरू नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो एयर बबल की बात करें तो एयर बबल के लिए हम एक्सेस प्रेशर बता चुके हैं। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड माइनस आउटसाइड, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। तो उसके लिए बात हुई थी 2T/R। ये है एयर बबल के लिए, क्योंकि एयर बबल के लिए एक ही सरफेस होगी केवल अंदर वाली, एयर बबल के लिए केवल एक ही सरफेस होगी केवल अंदर वाली, और ड्रॉप के लिए तो एक होती है केवल कौन सी, बाहर वाली। तो एक सरफेस होती है तो फॉर्मूला लगता है 2T/R। इसे उसने बोला है P1, इसे बोला है P2, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल सा है क्वेश्चन, P1 इक्वल टू P2। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इफ एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप इज 9 यूनिट। स्फेरिकल ड्रॉप के अंदर ड्रॉप बोल दिया है तो 2T/R लगा के सॉल्व करेंगे। इफ 27 सच ड्रॉप कंबाइन, अगर ऐसी 27 ड्रॉप कंबाइंड हो जाती हैं तो जो नई ड्रॉप बनेगी, 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स कंबाइंड होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाए तो क्या होगा। तो इसकी रेडियस R मान लो, तो ऐसा हम कर चुके हैं कन्वर्जन, तो आपको रेडियस में रिलेशन मिल जाता था, ऐसी बात हो चुकी है। बड़ा R कितना आ जाएगा, 3R। तो आप ध्यान से देखें एक्सेस प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा, 2T/R। रेडियस कितने टाइम्स हो रहा है, रेडियस कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, न्यू प्रेशर, एक्सेस प्रेशर न्यू। अगर रेडियस 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो जो नया प्रेशर आएगा वो शुरुआत वाले का कितना होगा, 1/3 होगा। तो 9/3 कम्स आउट 3 यूनिट। आंसर इज 3 यूनिट। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें तो। ठीक, चलिए आगे देखें अब। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ से हम तीसरे पार्ट की तरफ शुरू हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कल वाली क्लास में बोला था, पहले बात होती है किसकी, पहले शुरुआत करते हैं तो वहां पर कोहेसिव फोर्सेस, सरफेस टेंशन, वर्क, एनर्जी की बात होती है। दूसरा पार्ट क्या होता है, एक्सेस प्रेशर वाला, वो देख लिया। अब तीसरा पार्ट कैपिलरी वाले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब कोई लिक्विड किसी दूसरे सरफेस के साथ जब कांटेक्ट में आता है, मतलब कोई एक लिक्विड है, आपने उसको टेबल पर रख, पानी फैल गया जैसे कि, या पानी के ऊपर ऑयल आ गया, मतलब दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो फिर वहां पर अपन क्या बात करेंगे कि वहां पर दो सरफेस जब कांटेक्ट में आएंगी अलग अलग सब्सटेंस की, तो वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात की जाती है। कैसे निकालते हैं, ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह, निकालते कैसे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एंगल ऑफ कांटेक्ट चाह रहे हो तो जो लिक्विड होगा उस लिक्विड पे क्या बनाते हैं अपन, उस लिक्विड पे बनाया जाएगा टेंजेंट, और दूसरा जो सॉलिड सरफेस है उसके टेंजेंट को देखकर एंगल निकालते हैं। कैसे, ध्यान दें कि भाई आपने लिया है सॉलिड सरफेस है, ये रहा सॉलिड सरफेस, ठीक, तीनों केस में सॉलिड सरफेस ऐसे ही होगा। अब लिक्विड के अकॉर्डिंग ये लिक्विड हो गया तो लिक्विड पर टेंजेंट बना दीजिए। लिक्विड कुछ इस तरीके से तो ये टेंजेंट हो जाएगा, लिक्विड कुछ इस तरीके से तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो एंगल चाहिए। अब एंगल कहाँ देखें, एक एंगल ये और एक एंगल बाहर वाला है। तो एंगल हमेशा कहाँ देखा जाता है, जहाँ लिक्विड मौजूद है, जहां पर लिक्विड प्रेजेंट है वहां देखो। तो जैसे यहाँ लिक्विड प्रेजेंट था तो ये एंगल हो गया। टेंजेंट हो गई ये लिक्विड सरफेस पर हुई टेंजेंट, और ये हो गई सॉलिड सरफेस पर, तो इनके बीच का एंगल। अब एंगल दो होते हैं, एक बाहर वाला भी होता है एक इनसाइड वाला भी। तो इसमें ऐसा नहीं बोलते कि छोटा वाला ले लेना, ऐसा नहीं बोला जाता है। इसमें कैसे बोलते हैं कि एंगल कौन सा लेना है, एंगल वो लेना जहाँ लिक्विड प्रेजेंट है। तो लिक्विड जहाँ प्रेजेंट होगा ये एंगल हो गया, लिक्विड जहाँ प्रेजेंट होगा ये एंगल। ये टेंजेंट सॉलिड सरफेस पर, ये लिक्विड सरफेस पर, और ये एंगल जो होगा लिक्विड वाला वो क्या होगा, थीटा/सी। लिक्विड वाले को क्या देखते हैं हमेशा हम, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा होगा, 90 के बराबर, 90 से कम,
ये सब डिपेंड करता है कोएसिव फोर्सेस पर। कोएसिव फोर्स कितने हैं, ये जो मॉलिक्यूल आपस में कितना फोर्स लगा रहे हैं, और ये लिक्विड जिसके कांटेक्ट में आया है उसके साथ एडेसिव फोर्स क्या है। जिसका वेटेज ज्यादा होगा, जिसका रोल ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, हमें एंगल मिलता है। ठीक, अगर आप इन तीनों में जज करने की कोशिश करें, तीनों में जज करने की कोशिश करें तो क्या हुआ है, जैसे ही आपने सॉलिड सरफेस पर, मान लो इमेजिन करो ये पहला केस है, जैसे ही आपने सॉलिड सरफेस पर ये लिक्विड को लेकर आया, लिक्विड फैल गया, पसर गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो लिक्विड फैल रहा है, इसका मतलब लिक्विड किसके साथ अच्छे से कांटेक्ट में रहने की कोशिश कर रहा है, सॉलिड सरफेस के साथ। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, जैसे ही आपने क्या किया, इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन कर सकते हो, आपने घर पे भी ये चीज कई बार ऑब्जर्व की हो, अगर टेबल है, टेबल पे पानी फैलाओ तो पानी फैल जाएगा, लेकिन वहीं पे मरकरी रखो तो मरकरी नहीं फैलता है। मरकरी के तो क्या बन जाते हैं, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से स्पेयर बन जाते हैं। तो जो स्पेयर बनना चाह रहा है, इसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने मॉलिक्यूल के साथ रहना चाह रहा है। स्पेयर मतलब अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ स्पेयर बन गया। और जब वो फैल गया सरफेस के साथ, पूरे सरफेस पर फैल जा रहा है, तो यानी वो किसके साथ कांटेक्ट में आना चाह रहा है, एडेसिव फोर्सेस। एडेसिव फोर्सेस मतलब दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में ज्यादा अच्छे से रहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि भाई ऐसा नहीं होता है यार, अपने कंसेप्ट मत बनाया करो, ऐसा होगा तो हम खुद ही बोल देंगे कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसके लिए, ऐसे मत बनाइए अपने अपने कंसेप्ट। जितना पढ़ाते हैं उतना याद रखा करिए। रटने वाली चीजें भी हम खुद ही बोल देते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो क्या बोला जा रहा है, अब ऐसे ध्यान दें, अगर किसी लिक्विड को किसी सरफेस के जब कांटेक्ट में लाया जाता है, तो अगर वो एक तरीके से उसके साथ एडेसिव फोर्स से ज्यादा बनाएगा। एडेसिव फोर्स कब ज्यादा बनाएगा, जब वो फैलने की कोशिश करेगा। फैल गया, ग्लोब्यूल्स नहीं बना रहा है, अगर सरफेस के कांटेक्ट में लाया उसने ग्लोब्यूल्स बना लिए, ग्लोब्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी अब वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ रहने की कोशिश कर रहा है। अपने मॉलिक्यूल्स के साथ रहने की कोशिश करेगा, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा। मतलब इस केस में आप ये कह सकते हो जो कोएसिव फोर्स हैं ये ज्यादा हैं। इस केस में आप क्या कह सकते हो, कोएसिव फोर्सेस कम है, किसका रोल ज्यादा होगा यहाँ पर, एडेसिव फोर्स का। जहां पर एडेसिव फोर्स का रोल ज्यादा होता है, वहां पर जो लिक्विड है जब वो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो आप ऐसा समझिए फैलने की कोशिश ज्यादा करता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भाई मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड है वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ कितना कोएसिव फोर्स लगता है। जितना ज्यादा कोएसिव फोर्स रखेगा, ऑब्वियसली वहां पर बोल सकते हो आप कि वो कैसा एंगल रख रहा होगा, कॉन्टेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि यहाँ ग्लोब्यूल बन रहे हैं तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पर लेयर बनने की कोशिश कर रही है, जैसे फैलाया ये लेयर बन गई, ये पानी की लेयर आ गई। ग्लास के सरफेस पर जैसे ही आप पानी गिराते हो तो वहां लेयर बन जाती है, फैल जाता है पूरे में, तो यानी यहाँ पर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम। अब रटने वाली चीजें ऐसे याद रख लो, रटना ही है, अगर कुछ नहीं दिमाग लगाना, कि भाई जहां पर कोएसिव फोर्सेस कम होते हैं वहां पर एंगल 90 डिग्री से कम होगा, सीधा सीधा। कोएसिव फोर्स कम, एंगल 90 डिग्री से कम। कोएसिव फोर्स ज्यादा, एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसे ध्यान रख सकते हो। कैसे निकालते हैं एंगल, निकलवाता नहीं है हमसे कि टेंजेंट बनाओ और ये सब करो। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये होता है कि कहाँ ज्यादा होंगे, कहाँ पर कम होंगे। तो कहाँ ज्यादा होता है, जहाँ कोएसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे वहाँ 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जहाँ कम होंगे वहाँ 90 डिग्री से कम। ठीक, अब इस पे जो इफेक्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट को कैसे कैसे बदला जा सकता है, तो अभी हम लिक्विड की ही बात करें, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कोएसिव फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले ही बात हुई थी जब हमने बात की थी, जब सरफेस टेंशन की शुरुआत करी थी, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाते हो गर्म पानी में, गर्म पानी जब कर लेते हो तो वहां क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होती है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब क्या है, कोएसिव फोर्सेस कम हो गए। कोएसिव फोर्सेस कम हो गए तो जो एंगल है ये भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जितना ज्यादा कोएसिव फोर्सेस होंगे वो उतना ग्लोब्यूल बनाने की कोशिश करेगा, एंगल उतना ज्यादा। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, वहां पर ही बात हुई थी, सॉल्युबल पूरा मिल गया। सॉल्युबल क्या है, एक बाहर से गेस्ट आया और गेस्ट आके आपके घर में आ गया और सॉल्युबल हो गया, घुल मिल गया, पूरे में घुल मिल गया, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती थी, वहां बताते थे, सरफेस टेंशन क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, याद हो अगर। तो वैसे ही केस है, सरफेस टेंशन बढ़ेगी, कोएसिव फोर्सेस बढ़ेंगे, कोएसिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो जो थीटा सी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा।
याद रखने के अपने अपने पैटर्न होते हैं। मैंने बोला था कि भाई जैसी इम्प्योरिटी आएगी, इम्प्योरिटी ऐसी है जो घुल मिल गई आप में पूरी तरीके से, तो कोई अगर बाहर से प्रॉब्लम आएगी तो आपको सपोर्ट करेगी और आपको फोर्स लगाने को मदद करेगी। तो और फोर्स लगाओगे और कोई ऐसे फोर्सेस होंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो थीटा सी भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरीके से उल्टा बोला था पार्शियली सॉल्युबल के लिए, आप ऐसे ध्यान रख लिए, पार्शियल सॉल्युबल होगा, सरफेस टेंशन कम होगी, कोएसिव फोर्सेस कम होंगे तो थीटा भी क्या होगा, कम होगा। इसका वाइस वर्सा ऊपर है। इफेक्ट ऑफ वाटरप्रूफिंग एजेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटरप्रूफिंग एजेंट, चेंजेस फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, ये सरफेस है, आपने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, पानी की ड्रॉप गिरा दी आपने, तो ये लेयर बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक। अब इसको भी आप देख सकते हो, आप उसी ग्लास पर क्या करना, पहले मोमबत्ती से वैक्स बना देना, वैक्स यहाँ पर गिरा देना, ये क्या है, वैक्स। अब जैसी वैक्स के ऊपर आप, अगर ये भी आपने प्रैक्टिकली देखा, वैक्स के ऊपर जैसे ही आप हल्का सा एक बूंद गिराओगे तो वो बूंद कैसे, वो फैलेगी नहीं इसके ऊपर, वो ग्लोब्यूल बनाने की कोशिश करेगा। वैक्स के ऊपर आप हल्का सा पानी गिराओगे तो वो उसके साथ क्या नहीं करेगा, उसके साथ वो लेयर नहीं बनाएगा, उसके साथ वो किस फॉर्म में आएगा, वो उसके साथ फॉर्म में आएगा ग्लोब्यूल के फॉर्म में। ऐसे प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो। तो क्या हुआ, बीच में आपने एक वाटर प्रूफिंग एजेंट लगा दिया। वाटर प्रूफिंग, अभी यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में था, बीच में कोई एजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही वैक्स लगा दिया, हल्का सा भी यहाँ वैक्स लगा दोगे सरफेस पर, तो वैक्स आते ही जैसे ही पानी कांटेक्ट में आएगा तो छोटे छोटे से ग्लोब्यूल बन जाते हैं, ठीक। तो ये सब पॉइंट अल्टीमेटली ध्यान ही रखने हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में क्या बदलाव आते हैं। अब शेप ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस क्या होता है, मेनिस्कस होता है टॉप सरफेस, जो टॉप सरफेस की बात की जाती है। तो ये जो टॉप सरफेस आपको कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, कॉन्वेक्स दिखेगा, कॉनकेव। आप यहाँ से टच करके देखते हो, हमेशा ऊपर से टच करके देखोगे, ऑब्वियस है, कहाँ से कॉनकेव दिख रहा है, कहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से टच किया हमने। अब इसमें ये क्या क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो कोई काम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं हो तो आप इस वाले 90 डिग्री वाले से बढ़िया से समझ सकते हो कि भाई इस पॉइंट पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे फोर्स लगा रहे होंगे इस वाले पॉइंट पर, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सारे इक्वल हैं क्योंकि सारे खुद के हैं, कोएसिव फोर्सेज हैं, खुद के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, ये सब इक्वल हैं। तो जब सारे फोर्सेज इक्वल हैं तो जो इनका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कितने एंगल पर आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास 45 डिग्री पर। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कोएसिव फोर्सेस, ये हो गया कोएसिव फोर्सेस सबका टोटल नेट। अब हमने बोला जो एडेसिव फोर्सेस है, एडेसिव फोर्स कौन लगा रहा होगा इस वाले मॉलिक्यूल पर, एडेसिव फोर्स कौन लगाएगा, एडेसिव फोर्स लगाएगा यहाँ जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यहाँ जो मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल इधर लगाया, ये इधर लगाया, कैंसिल हो गया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो इनके कंपोनेंट कैंसिल है कैसे। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर की बात करें, एडेसिव फोर्सेस को देखें, ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल पर एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन सब का रिजल्ट किधर आएगा, ऐसे, ये हो गया एडेसिव फोर्सेस, और खुद के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स आ रहा था वो हो गया कोएसिव फोर्सेस, ठीक। अब इन दोनों में से जो इफेक्ट होगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उसके अकॉर्डिंग आएगा। हमने बोल दिया कि यहाँ पर इफेक्टिव देखिए, इसके कंपोनेंट ले लीजिए, 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री था। तो हमने बोल दिया कि अगर एफ ए की वैल्यू एफ सी बाय रूट टू से ज्यादा होगी, एफ सी बाय रूट टू से क्या होगी, ज्यादा, तो रिजल्ट किधर आएगा आपका, बाहर की तरफ। अगर बराबर है एफ सी बाय रूट टू, ये हो गया एफ सी बाय रूट टू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल रिजल्ट किधर बचेगा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा इसका, ठीक। केवल यहाँ पर आपने रिजोल्यूशन किया हुआ है, रिजोल्यूशन कैसे कि भाई ये है एफ ए, एफ सी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला एफ सी बाय रूट टू, एक वर्टिकल वाला, ठीक। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएगा, केवल ये आंसर बचेगा। अगर ये वाला ज्यादा है तो जो नेट आएगा वो किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ, और ये वाला एफ सी बाय रूट टू है तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा कुछ। और अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो जो रिजल्ट आएगा हॉरिजॉन्टल वाला एक्स वाला, वो कुछ इधर मिलेगा, और एफ सी बाय रूट टू तो रहेगा ही रहेगा, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इधर होगा। अब जो लिक्विड सरफेस होती है, लिक्विड जो सरफेस होती है वो नेट रिजल्ट के साथ कैसे रहती है, हमेशा परपेंडिकुलर। ये आपको न्यूटन्स लॉ में भी सर ने शायद बताया हो, जो कंटेनर जब हम मूव करा देते हैं, कंटेनर जब मूव कराते थे तो जो फोर्स है, उस फोर्स के साथ जो लिक्विड सरफेस है हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे सिचुएशन, तो जब कंटेनर लेते हो तो उस पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी वाला, तो ग्रेविटी वाले फोर्स के साथ सरफेस कैसी रहती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब नेट कंक्लूजन समझ लें, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये एफ सी बाय रूट टू और एफ ए वगैरह
आप तो ये समझ लीजिए कि भाई शेप कैसी मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर एंगल देखें, ये एंगल कितना होगा, मैंने बताया था एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा एंगल कहाँ देखते हैं, लिक्विड के अंदर। ये है 90 डिग्री और ये एंगल 90 से कम है, तो ये वाला एंगल आपको 90 से कम मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या है, अब देखें। अभी हम क्या बताए थे, अभी बता रहे थे कि जब कोएसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, जब कोएसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो लिक्विड कैसे रहना चाहता है, ग्लोब्यूल शेप में रहना चाहता है, एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा। तो वो ये वाला केस हो गया। फिर हमने बोला था अगर कोएसिव फोर्सेस कम है, कोएसिव फोर्स कम है तो वो फैलना चाहेगा, वो लेयर बनाना चाहेगा, तो वहां थीटा सी क्या होता है, कम। कोएसिव फोर्सेस कम है तो क्या होगा, थीटा सी कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी आपको जो सरफेस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कॉन्वेक्स मिलेगी। कंक्लूजन, जितना ज्यादा थीटा होगा सरफेस किस तरफ टेंड करती जाएगी, कॉन्वेक्स की तरफ या कॉनकेव की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ। थीटा 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। थीटा 90 से कम होगा, थीटा 90 से कम होगा तो कैसी शेप मिलेगी, कॉनकेव मिलेगी। ठीक, तो ये है 90 से ज्यादा वाला, कॉन्वेक्स। 90 से ज्यादा कब होता है, 90 से ज्यादा तब होगा, आप ऐसे याद रख लो, जब कोएसिव फोर्सेस क्या होते थे, ज्यादा। 90 से कम कब आता था, जब कोएसिव फोर्सेस क्या होते थे, कम। खुद के साथ रहना कम पसंद करते हैं, खुद के साथ रहना कम पसंद करते हैं, कोएसिव फोर्सेस कम है, खुद के साथ रहना कम पसंद करेंगे, किसके साथ ज्यादा चिपकेंगे, दूसरे सॉलिड सरफेस के साथ। सॉलिड सरफेस के साथ ज्यादा चिपकेंगे तो लेयर जैसा दिखने लगेगा, लेयर दिखेगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री से कम। तो शेप कैसी मिलेगी हमें, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब ऊपर से जब टच करोगे तो आपको शेप कैसी मिलेगी, कॉनकेव। ठीक, तो ये आपको अल्टीमेटली कंक्लूजन ध्यान रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है कि शेप ऑफ मेनिस्कस हो सकती है कॉनकेव, या हो सकती है प्लेन, या हो सकती है कॉन्वेक्स। प्लेन है तो एंगल 90 डिग्री है, ज्यादा सोचना नहीं है। कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, कॉनकेव होगा तो क्या होगा, तो दिमाग में सोचना पड़ेगा भाई, एंगल कॉन्वेक्स से ऊपर से टच करने पर क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स फील हो रहा है, यानी लिक्विड के अंदर वाला एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा। तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखो एक ग्लोब्यूल जैसा बन रहा है स्पेरिकल, और यहाँ लेयर बन रही है, ये चिपकना चाह रहा है, सरफेस के साथ फैलना चाह रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस के साथ फैलना नहीं, अपने आप में रहना चाह रहा है, इतना सा फर्क है। ठीक, अब इसके आगे क्या कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीन पर हमने बात कर ली है कि भाई जब कोएसिव फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा होता है तो वो अपने मॉलिक्यूल के साथ रहना चाहता है, यानी वो ग्लोब्यूल फॉर्म में रहना चाहता है। ग्लोब्यूल फॉर्म में रहना चाहेगा तो फिर वो कैसी शेप रखेगा, उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कॉन्वेक्स शेप रखेगा। अगर उसके कोएसिव फोर्सेस कम हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम होगा, वो लेयर जैसी फॉर्म में रहना चाहेगा, तो वहां पर जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब कॉन्वेक्स कॉनकेव बनता है तो हमने बात कर ली है, तो भाई जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनेगा तो ऑब्जर्व करिए प्रेशर किस साइड ज्यादा होता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। प्रेशर किस तरफ ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। तो कॉनकेव वाला जब मेनिस्कस बनता है तो उसका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड क्या होता है, ऊपर की तरफ राइज करता है। और जो ये सब आपको कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। और अगर मेनिस्कस कॉन्वेक्स वाला है वो नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, प्रेशर बैलेंस करवाएंगे तो वहां समझ में आती है ये बातें कि प्रेशर बैलेंस में हमें समझ में आता है कि अगर कॉनकेव मेनिस्कस रखना है तो लिक्विड को ऊपर जाना पड़ेगा, और कॉन्वेक्स रखना है तो लिक्विड को नीचे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा वो भी आ जाएगा। मेनिस्कस मतलब होता है कि भाई ये जो ऊपर से आप देख रहे हो जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस कैसा नजर आ रहा है, इस टॉप सरफेस को मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस मतलब टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर बात की गई अल्टीमेटली, ध्यान रखें कैसे, देखो याद रखने का जो तरीका है, ये जो कंक्लूजन है वो देखिए कि अगर कोएसिव फोर्सेस कम हैं, आपस में रहना कम पसंद कर रहा है, तो जब वो लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो फैल जाएगा, पसर जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो यानी थीटा क्या हो गया, कम। थीटा कम है तो जब वो किसी कैपिलरी ट्यूब में देखोगे आप उसे, तो वो कैसी शेप रखेगा, कॉनकेव रखेगा, क्योंकि एंगल उसे क्या रखना है, 90 डिग्री से कम रखना है, तो ये कॉनकेव हो गया। और जब वो फैल जाता है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ग्लास पे, जैसे आपके घर में जो ग्लास की टेबल होती है जो उसमें पानी फैल जाता है,
तो जब आप उसे साफ करने की कोशिश करते हो फिर भी पानी उस गिलास के साथ चिपका रहता है। आप कपड़े से उसे पोंछने की कोशिश करोगे तब भी पानी उसके साथ क्या रहता है, चिपका रहता है। तो वो कैसा रहता है, सरफेस वेट रहता है, वेट द सरफेस। ठीक, उसी का वाइस वर्सा, कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो अपने साथ रहना ही चाहेगा अपने मॉलिक्यूल के साथ, तो यानी वो कैसे बनेंगे, ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल बनेंगे तो थीटा सी 90 से ज्यादा होगा। जब थीटा सी 90 से ज्यादा होगा तो जब ऊपर से टच करोगे तो आपको कैसा फील होगा, कॉन्वेक्स। और जैसे मरकरी, मरकरी फैल जाती है तो आप उसे धीरे धीरे पास भी लाओगे, तो मरकरी को जब पास लाओगे तो पीछे वाली जगह पर कोई मरकरी चिपकी नहीं रह जाएगी, यानी वहां पर सरफेस क्या होगा, वेट नहीं होगा, डज नॉट वेट। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है, आप डे टू डे लाइफ में देख भी सकते हो, ग्लास को वाटर के साथ और ग्लास को मरकरी के साथ। ग्लास मरकरी के साथ नहीं चिपकता है, लेकिन ग्लास का जो सरफेस है जैसी वाटर के आएगा उसके ऊपर तो वाटर के साथ स्टिक कर जाता है। आप पहुंचने की भी कोशिश करोगे कपड़े से, स्टिल वहां पर थोड़ा बहुत गीलापन तो रह ही जाता है। तो ये अल्टीमेट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखने होंगे। ऐसे लिक्विड जिनके कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो वहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, यानी वो ग्लोब्यूल फॉर्म में रहना चाहेंगे, स्पेरिकल शेप में रहना चाहेंगे, ग्लोब्यूल बनाएंगे। और जबकि इस केस में जहां पर थीटा सी कम है वो क्या बनाएगा, फैलना चाहेगा, लिक्विड फैल जाएगा तो वो लेयर बनाएगा। ठीक है, कॉनकेव शेप बनाएगा मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब होता है ऊपर से टच करने पर, जब आप ट्यूब को ऊपर से टच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फील, तो वो कॉनकेव आ रहा है। ठीक, और वो कॉन्वेक्स आ रहा है। अब लेवल उठता क्यों है, लेवल गिरता क्यों है, उसके बारे में भी आ जाता है नेक्स्ट में, जब प्रेशर आप बैलेंस करवाते हैं। प्रेशर बैलेंस से समझ में आता है ये चीज। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये इतना ध्यान रखें। अब इसके आगे हम लेवल वाला पॉइंट देखेंगे कि लेवल बढ़ता क्यों है और कम क्यों होता है। ठीक, उसके लिए थोड़ा सा हम पहले कैपिलरी के बारे में समझ लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरिटी क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब तो एक बॉडी है बहुत पतली सी, जिसकी रेडियस की बात करें बहुत पतली सी ट्यूब होगी। अगर इसको इमेजिन भी कर सकते हो तो आप जब 12th आप कर ही रहे हो तो आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो वहाँ पिपेट वगैरह होते हैं, ऑब्जर्व किया हो पिपेट से, वहाँ देखते हो बहुत पतले से होते हैं। उससे भी पतला भी आपने इमेजिन किया होगा, वो कैसे इमेजिन किया होगा इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। केमिस्ट्री लैब में अगर आपने किया है कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने क्या किया, ये लिक्विड लिया और आप इस पतली सी इस वाले को इसमें जाते हो और यहाँ पर उंगली रख लेते हो सकता है आपको ये करवाया गया हो। यहाँ पर आपने क्या किया, फिंगर लिया जैसे है, तो फिर आपने जब इसको यहाँ पे डिप कर दिया, जैसे ही आपने डिप किया तो लिक्विड यहाँ तक राइस कर गया, और लिक्विड जब राइस किया तो आपने यहाँ फिंगर रख दी, इसे क्लोज्ड करके बाहर निकाल लिया। आपने जरूर किया होगा अगर आप केमिस्ट्री में आपने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किए हैं, कि एक बीकर लिया, बीकर में आपने केमिकल लिया, केमिकल में ये आपने डिप करी, जो दोनों साइड से ओपन होती है, जो दोनों साइड से क्या होगी, ओपन, इसमें लिक्विड जो केमिकल है वो ऊपर चढ़ जाता है। फिर आप इसके टॉप को बंद कर देते हो, बंद करके इसको बाहर निकाल लेते हो, इसे बाहर निकाल लिया, इसमें लिक्विड होगा। और फिर आप इसे क्या करते हो, वो जो ट्यूब्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं, उसमें आप क्या करते हो, ले जाके रिलीज कर देते हो, अपने फिंगर हटा लेते हो। तो वो जो आप इक्विपमेंट देखे हो वो है कैपिलरी, बहुत पतली सी रेडियस होती है उसकी, उसमें अपने आप लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। तो ग्लास ट्यूब विथ फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड उसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। और जिसकी वजह से ये ऊपर चढ़ जाता है लिक्विड, लिक्विड उस वो केमिकल उस ट्यूब में बढ़ चढ़ जा रहा था, उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपिलरिटी की। अपने कैपिलरिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से लिक्विड क्या करता है, ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो एक्शन हो रहा है, ये लिक्विड का ऊपर चढ़ना, तीन बातें होती हैं, वन इज कैपिलरी ट्यूब, वन इज कैपिलरिटी और वन इज कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब क्या है, वो तो वो इक्विपमेंट कह लीजिए, वो बॉडी जो है, जो ग्लास वाली ट्यूब आप देखते हैं वो है कैपिलरी ट्यूब। अब लिक्विड या केमिकल उसमें अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, नीचे आ जाता है, इस वो वो होता है कैपिलरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। और ये जो फिनोमेना हो रहा है, इस फिनोमेना को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। लिक्विड का चढ़ना गिरना इसे बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। ठीक, जैसे केरोसिन ऑयल इन लैंटर्न राइज अपवर्ड ड्यू टू कैपिलरिटी, आप देखते हो। या आप कुछ नहीं, आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, अपने पेन को ही देख लो, कुछ मत देखो, अपने पेन को। आप पेन अभी तो आप जब लिखते हो तो पेन की निप नीचे की तरफ होती है, आप कॉपी ऊपर की तरफ कर दो और पेन को ऊपर की तरफ भी लिखोगे तब भी चलने होगा, तब भी पेन चलता रहेगा।
क्या बोला हमने? कई को लगता है कि पेन अभी आप नीचे की तरफ रख रहे हो तो ग्रेविटी की वजह से इंक नीचे आती जा रही है, नहीं, कॉपी को आप ऊपर की तरफ भी कर लो और लिखने लगो। जब आप लिखोगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि भाई तब भी चल रहा है। तब क्यों चल रहा है? क्योंकि इंक के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उस तरफ ऊपर की तरफ, निप की तरफ अपने आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, कैपिलरी एक्शन होते हैं। अब हमारे लिए इतना प्रैक्टिकल की चर्चा नहीं करनी हमें, केमिस्ट्री लैब वगैरह की। आप तो ये 3 बातें स्लाइड में ध्यान रखें। कैपिलरी ट्यूब मतलब कुछ नहीं है, वो ग्लास ट्यूब होती है और उसमें लिक्विड का चढ़ना उतरना, ये जो फिनोमिना हो रही है वो कैपिलरी एक्शन है, और जिस प्रॉपर्टी के चलते ऐसा होता है उसे बोलते हैं कैपिलैरिटी। ठीक। अब जुरीन्स लॉ क्या कहता है? जुरीन्स लॉ कहता है द हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें लिक्विड जो ऊपर चढ़ जाता है किसी हाइट तक, एच, ये जो एच हाइट है, इस हाइट तक जो चढ़ता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियस। जितनी पतली आप बोर लोगे उतना, जितनी पतली रेडियस लोगे उतनी हाइट तक आपको वो दिखेगा, आपको विजिबल होगा। आप उसी की जगह पे आप इसी चीज को, जैसे मैं बोल रहा था, बीकर लिया आपने, बीकर में केमिकल लिया आपने, ये भी आप करके देख सकते थे। आपने बीकर लिया, आपने वो पतली वाली ट्यूब इसमें मर्ज करी जिसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया, आपने शक नहीं किया, ये पिपेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो हल्की सी जो ट्यूब पतली वाली बिल्कुल, आपने जो ट्यूब ली उसमें लिक्विड यहाँ आ गया, फिर आपने क्या किया, फिंगर लगाई, फिंगर निकाल के आपने बाहर ले आए और ये रख दिया। लेकिन इसी जगह पे आप वो जो ट्यूब्स होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, उन्हें यहाँ पर रख लीजिए, उसमें नहीं चढ़ेगा। उसमें क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि उसकी रेडियस क्या होगी, बहुत ज्यादा। जितनी कम रेडियस होगी उतना आपको विजिबल होगा लिक्विड ऊपर चढ़ता हुआ। ये किसने बताया? जुरेन्स ने। तो जुरेन्स ने बोला क्या, कि जो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की और जिस हाइट तक लिक्विड चढ़ रहा है, उन दोनों में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे ये तो ऑब्वियस है, जब आप लिक्विड लोगे, कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड होगा, उसकी टेंशन, उसके लिए रो जी, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये रिलेशन निकल कर आता है जो कांस्टेंट रहता है। ठीक। अब इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई मैंने 2 कैपिलरी ट्यूब ले आया, पहली वाली R1 रेडियस की, दूसरी वाली R2 रेडियस की, तो हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में अब पूछ लेता है। ठीक। अब हम आते हैं कि भाई लिक्विड चढ़ता क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखें यहाँ पर समझें। तो मेथड हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कंटेनर लिया, समझिए इस बात को। कंटेनर में आपने क्या किया, पतली सी एक ट्यूब यहाँ पर क्या कर दी, आपने डिप कर दी। अब ये बहुत पतली होती है, लेकिन हम समझने के लिए इसे बड़ा बना रहे हैं। पहले मैंने पतली इसीलिए बनाई जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये होती बहुत पतली सी है, लेकिन अब समझने के लिए इसकी मैंने रेडियस को थोड़ा सा क्या कर दिया है, मैग्नीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आप इमेजिन करें, ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी रेडियस को, छोटा आर। छोटा आर इज व्हाट? इट इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। छोटा आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब आपने जैसे ही इसको डिप किया, आप इमेजिन करें, जैसे ही आपने इसको डिप किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ आ गया। ठीक। अब ध्यान से देखें, इस वाले पॉइंट को देखें और इस वाले पॉइंट को देखें। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? एटमॉस्फेयर। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? एटमॉस्फेयर। और इस पर भी कौन क्रिएट कर रहा होगा? यहाँ से, क्योंकि ट्यूब ऊपर से ओपन है, ओपन है तो यहाँ भी क्या होगी? एटमॉस्फेयर। इधर से भी क्या होगा? एटमॉस्फेयर। और स्टैटिक में हम पढ़ चुके हैं, सेम लेवल का प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम। बोलो आ गई बात समझ में यहाँ तक? बोलिए, यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब हमने बोला, अब हमने क्या किया कि भाई अगर आपको मेनिस्कस की शेप बदलनी है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप रखनी है, तो कॉनकेव शेप में क्या होगा? कॉनकेव शेप में होता है लिक्विड ऊपर चढ़ता है और कॉन्वेक्स शेप में नीचे आता है। अब ऐसा क्यों आता है ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो तीनों केस यहाँ पर ले लिया हमने, देखें। जब ये कॉनकेव होगा तो ध्यान दें, इस वाले पॉइंट पर अगेन प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? एटमॉस्फेयर। ठीक है। इस वाले पॉइंट पर अगेन कौन क्रिएट कर रहा होगा? एटमॉस्फेयर। अगेन कौन क्रिएट कर रहा होगा? एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियस है, जब आपको कॉनकेव शेप चाहिए तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं अगर इसको P1 बोल दूं, इस वाले पॉइंट का प्रेशर P1 जस्ट बिलो दैट मेनिस्कस, तो PATM ज्यादा होना चाहिए, P1 कौन सा ज्यादा होना चाहिए इन दोनों में से? कौन सा ज्यादा होना चाहिए इनमें से? P, बोलिए। PATM। जहां कॉनकेव शेप होती है, जहां पर कॉनकेव शेप होगी, वहां का
प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। दबाव आपने कहाँ बनाया हुआ है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली कि दबेगा किधर से, जहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पीएटीएम ज्यादा हो गया ना। अब पीएटीएम ज्यादा है। अब बात करें इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट को देखो, तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P2। अब बात करें P1 P2 में कौन ज्यादा होगा, P1 और P2 में ऑब्वियस है P2 वाला ज्यादा हो, क्योंकि वो किसी डेप्थ पर आ गया, वो किसी डेप्थ पर आया है। तो ये, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, ध्यान दें, मेनिस्कस के जस्ट ऊपर कौन होता है, पीएटीएम, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है। मेनिस्कस के जस्ट नीचे कौन होता है, P1। मेनिस्कस के जस्ट नीचे कौन है, P1। और ये हम जिस लेवल पे, सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, ये है P2। ठीक। अब यहाँ पर बात करें कि ये कॉनकेव वाला ऊपर क्यों चढ़ा है। कॉनकेव वाला ऊपर इसीलिए चढ़ा है क्योंकि मेनिस्कस के जस्ट नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर जो है वो कम होगा। अब वो प्रेशर पीएटीएम से कम करवाना है, तो पीएटीएम से कम करवाने के लिए हम और डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर तो उल्टा बढ़ेगा ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड की वजह से, जैसे यहाँ पर बात करें इस वाले पॉइंट पर, यहाँ का प्रेशर है पीएटीएम और यहाँ का प्रेशर है P1। अब इस केस में किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, इस केस में किसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पीएटीएम या P1। इस वाले केस में, इस वाले केस में P1 ज्यादा होगा क्योंकि P1 की तरफ बन रही है। इस वाले केस में, इस वाले केस में पीएटीएम वाला ज्यादा था। तो आपको पीएटीएम को तो आप बदल नहीं सकते, देखिए पीएटीएम तो फिक्स्ड है, वो तो उतना ही लगेगा, आप चाहे कहीं पर भी नोटिस करो। अब मेनिस्कस आपको कैसा बनाना है, कॉनकेव, कॉनकेव बनाना है, तो इसका मतलब आपको पीएटीएम को ज्यादा करना है। तो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठने से ये फायदा होगा कि मेनिस्कस के जस्ट नीचे वाले का प्रेशर क्या रहेगा, कम। और जब कॉन्वेक्स शेप चाहिए होती है तो कॉन्वेक्स शेप के लिए क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, जिससे कि मेनिस्कस के जस्ट नीचे वाला जो प्रेशर होगा, ये वाला प्रेशर, ये इसकी वजह से बढ़ जाएगा। यहाँ पर पीएटीएम और यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। तो भाई लेवल, अल्टीमेटली कंक्लूजन, भाई आपने जैसी डिप किया तो लेवल यही रहेगा, लेवल ऊपर होगा या लेवल नीचे। तो लिक्विड ऊपर कब चढ़ेगा, जब उसे कॉनकेव शेप रखनी है। नीचे कब आएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स शेप रखने के लिए आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए, आपको लिक्विड का प्रेशर ज्यादा चाहिए एटीएम से। और अगर आपको कॉनकेव शेप रखनी है तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो कम होना चाहिए, किससे, पीएटीएम से। तो ज्यादा करने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा, और ऊपर उठोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आ गई बात समझ में। अल्टीमेटली क्या है कंक्लूजन, आप ध्यान ये रखें जो हम बोल रहे थे। अगर मौलिक लेयर, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, अगर लिक्विड में कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, अगर लिक्विड में कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, अब इसके जवाब देते चलें। अगर लिक्विड में कोएसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है तो लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है और लेवल किधर जाता है, नीचे। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो शेप कैसी बनेगी, कॉनकेव। और कॉनकेव शेप होने के लिए उसे किधर जाना पड़ेगा, ऊपर। तब हम ऊपर वाले को लेकर ड्राइव करते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, डेरिवेशन किया जाता है। देखें, तो हमने क्या किया, इमेजिन किया कि यहाँ पर ये कॉनकेव मेनिस्कस हुआ और ये ऊपर चढ़ गया एच हाइट। इसकी रेडियस कितनी थी, दैट इज छोटा r। और अगर मैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर क्या किया जाए, इस स्पेयर को पूरा बनाया जाए, तो इसकी खुद की भी क्या होगी, अपनी रेडियस होगी। तो इस रेडियस को बोल देते हैं कैपिटल आर। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक। और यहाँ लिक्विड फिल हो गया, ये लिक्विड फिल हो गया, ये भर गया। अब इस पॉइंट को देखें, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, यानी ये जो पॉइंट है जो मैंने अभी बनाया, इस जगह का प्रेशर कितना होना चाहिए, वो इस वाले पॉइंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ बी, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, बी। और जस्ट बिलो मेनिस्कस इस पॉइंट को बोल दिया ए।
ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ आपके? यहां तक आ गई होगी आपके बात समझ में। अब देखें बी पॉइंट पे प्रेशर, देखें बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। बी पॉइंट पे मैं प्रेशर लिख सकता हूं, बी पॉइंट पे प्रेशर लिख सकता हूं जो ए पॉइंट पर है प्लस रो जी एच बोले, अरे लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक। अब इसको इस तरफ ले आइए, पी बी, बी, इस बी पॉइंट का प्रेशर पीएटीएम के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि बी पॉइंट और ये लेवल तो सेम था, तो इसको मैंने लिख दिया पीएटीएम और इसको लिख दिया पीए, और ये हो गया अपना रो जी एच। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखें, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है उस कॉनकेव शेप के ऊपर से प्रेशर पीएटीएम और नीचे से पीए। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये तो क्या है, एक्सिस प्रेशर है, और एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2T बाई रेडियस। एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2T बाई रेडियस। एक्सिस प्रेशर है उस मेनिस्कस के लिए, मेनिस्कस के एक तरफ पीएटीएम और दूसरी तरफ पीए, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, 2T बाई रेडियस। रेडियस किसकी, उस स्पेयर की। स्पेयर को इमेजिन करो, ये वाला स्पेयर, ये रहा, इधर से लग रहा है पीएटीएम और इधर से लग रहा है पीए। तो डिनोमिनेटर में कौन सा लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, छोटा आर लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा, स्पेयर की रेडियस देखोगे तो स्पेयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। स्पेयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। आ गई बात समझ में? तो यहां से आपको रिलेशन दिखने लगेगा। अब ये कैपिटल आर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए छोटा आर, मुझे चाहिए छोटा आर। अब मैं छोटा आर कैसे निकालूंगा, तो यहाँ रिलेशन देखें, देखें ध्यान से। ये जो था, ये था कैपिटल आर और ये था छोटा आर। ये एंगल दो, देखो ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अरे एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2T बाई आर होता है ना। 2T क्यों, इसमें क्या डाउट आ रहा है आपको? अभी तो पढ़ा चुके पूरा एक्सिस प्रेशर। लिक्विड है, लिक्विड के लिए कैसा बनेगा, 2T बाई आर। ये रहा, कितने सरफेस एक्सपोज्ड हो रहे हैं, एक सरफेस बाहर वाला, अंदर वाले में तो लिक्विड है। दो सरफेस कहाँ है इसमें, अभी तक आपको यही बात नहीं समझ में आई। दो सरफेस, एयर कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर कहाँ प्रेजेंट है इस लेयर के लिए, केवल ऊपर की तरफ है ना, नीचे तो खुद का लिक्विड है। दो सरफेस कौन सी हो गई, एक ही तो होगी। देखें, तो ये है कैपिटल आर और ये है छोटा आर, और ये एंगल हो गया थीटा। तो रिलेशन क्या निकल कर आएगा, यहाँ से रिलेशन आएगा आर, ध्यान से देखें रिलेशन क्या निकल कर आ जाएगा, छोटे आर और बड़े आर में। तो बड़े आर को लिख सकते हो आप आर कॉस थीटा, ये हो गया। तो आप जब यहाँ रख दोगे तो ये नया फॉर्मूला बनता है, आर की जगह पे आर कॉस थीटा रखो तो एच बराबर आता है, ध्यान से देखोगे यही लिखोगे ना, नहीं नहीं भाई, आर अपॉन आर क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब लिखोगे तो आएगा 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ये आएगा। दिस इज द फॉर्मूला। फिर से मैं बता दूं किया क्या गया है। आपने मेनिस्कस देखा, मेनिस्कस को जब आप देख रहे हो, नीचे क्या है, लिक्विड है। आप इमेजिन करिए थोड़ी सी सिचुएशन, नीचे लिक्विड है, ऊपर वाली सरफेस, कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ रही है, केवल एक, ऊपर वाली टॉप लेयर। ये टॉप लेयर के मॉलिक्यूल तो कांटेक्ट में आ रहे हैं सिर्फ, नीचे तो लिक्विड मौजूद है, नीचे वाली थोड़ी ना आएगी, तो ये आ रही है केवल कांटेक्ट में। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इसे बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर बैलेंसिंग मेथड। ये जो हमने फाइंड किया हुआ है, ध्यान दें इसको, एक सेकंड, देखो इसे बोलते हैं प्रेशर बैलेंसिंग मेथड। प्रेशर को बैलेंस किया है, कैसे किया फिर से एक बार बता देते हैं, ऑल्दो अल्टीमेटली फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, आपको ये सब डेरिवेशन से मतलब नहीं है। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखें क्या हुआ, इस लेवल पे यहाँ पर
इस वाली जगह पे प्रेशर क्या है, PATM। तो सेम लेवल पर स्टैटिक पे पढ़ चुके हैं, सेम लेवल पर प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया इस कैपिलरी ट्यूब पे, यहाँ पर B, तो इस B पॉइंट का प्रेशर होगा PATM। ठीक है, इतनी सी बात बोली हमने कहा ठीक है भाई। फिर हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी जो हम लिख चुके होते हैं स्टैटिक में, कैसे कि B पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो उसके ऊपर की तरफ देखो। तो हमने ऊपर की तरफ देखना शुरू किया A तक, तो हमने बोला B से A तक जाने तक H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो उसकी से प्रेशर हो गया ρGH, और A पॉइंट पे जो भी प्रेशर होगा उसे बोल दिया PA। तो PA प्लस ρGH, PA को एक तरफ लेकर आ गए। फिर हमने बोला जो B पॉइंट का प्रेशर है वो है PATM के बराबर, क्योंकि वो सेम लेवल पर है। और फिर हमने इस स्पेयर को ऑब्जर्व किया, ये रहा मेनिस्कस। मेनिस्कस को हमने इमेजिन किया ये पूरा स्पेयर होता, तो अंदर से कॉनकेव साइड से कौन सा है प्रेशर, वो है PATM, और जो नीचे से प्रेशर है वो है PA। यानी ये जो डिफरेंस बताने की कोशिश हो रही है PATM माइनस PA, ये तो है एक्सिस प्रेशर। तो एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला 2T/R क्यों लिखा, 4T इसीलिए लिखा क्योंकि एटमॉस्फेयर से केवल कितना सरफेस एक्सपोज हो रहा है, एक सरफेस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी तरफ तो नीचे नीचे कौन है, नीचे तो खुद ही लिक्विड है। तो फिर हमने बोला यहाँ पर रख दिया। फिर ये कैपिटल R को बदला है, उसे कैसे बदला है, उसे यहाँ से पूरा बनाने की कोशिश करें तो ये था थीटा, ये रहा छोटा r, ये रहा। तो ऑब्जर्व करो ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा सी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनाने की कोशिश करी है हमने। ये जो हमने सबसे पहले देखा ये होता है थीटा सी, दिस वन इज थीटा सी। फिर हमने बोला ये छोटा आर है, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा अपने आप थीटा। तो ये थीटा निकल कर आ गया। अल्टीमेटली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखें, 2T cos थीटा अपॉन R rho g। 2T is surface tension, theta is what, angle of contact, छोटा r is what, radius of capillary tube। छोटा r था रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रो डेंसिटी है और जी क्या है, ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीजें रहती हैं, देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं फॉर प्योर वाटर। क्वेश्चन में अगर हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ है तो प्योर वाटर के लिए और क्लीन ग्लास के लिए हम कितना मानते हैं, दैट इज थीटा कितना ले लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस का रिलेशन कैपिटल आर का रिलेशन क्या आ रहा था, आर अपॉन कॉस थीटा। तो ये जब दोनों लगभग बराबर होंगे, तो जब बराबर होते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, जो मेनिस्कस होगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, आधा स्पेयर, आधी कटोरी पूरी बन जाएगी। अभी कैसा बन रहा था मेनिस्कस, कुछ ऐसे, मतलब ये था स्पेयर। और अब जब बनेगा तो आधा स्पेयर पूरा, मतलब छोटा आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पूरा स्पेयर जो है वो फिट होने लगेगा इसमें। अभी क्या है, ये बाहर की तरफ जा रहा है कुछ स्पेयर। फिर क्या बोला, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है, cos थीटा सी पॉजिटिव होगा तो H पॉजिटिव आएगा। इससे भी समझ सकते हो आप, कॉनकेव ऊपर चढ़ना नीचे चढ़ना। अगर थीटा सी का वैल्यू जो है वो 90 से कम है तो cos थीटा सी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी H का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर चढ़ा होगा, और cos थीटा सी नेगेटिव मतलब वो नीचे आएगा। फिर जो मैं बोल रहा था वो जुरीन्स लॉ, जुरीन्स लॉ क्या है, इनवर्स रिलेशन, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो वाटर विल राइज अप टू द टॉप लेवल बट विल नॉट ओवरफ्लो। कि जब लिफ्ट में जाओगे, सैटेलाइट में जाओगे या फ्री फॉलिंग लिफ्ट, दो जगह की बात की जाती है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट और सैटेलाइट। तो जो फॉर्मूला है H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R रो जी, ये दिक्कत देता है ये जी, कि जी तो यार ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ऑलमोस्ट जीरो मतलब हाइट जो है, H मतलब क्या है, राइज, कितनी हाइट तक चढ़ेगा। तो ये तो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि जी का वैल्यू तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सैटेलाइट में। तो लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये क्या होगा, किसी हाइट तक जाएगा, हाइट तक जाके ये बदलने लगता है, ये आर अपॉन, ये जो था आर अपॉन, ये जो फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, ध्यान में ये आ रहा था 2T अपॉन कैपिटल आर के फॉर्म में, ये आ रहा था ऊपर, देखें अभी ये रहा। यहाँ से देखोगे तो H का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 2T अपॉन कैपिटल आर रो जी। कैपिटल आर क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो मेनिस्कस की रेडियस अगर बदल सकती है, वो कहाँ बदलती है, इस केस में इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि जब हम किसी लिफ्ट में या फ्री फॉलिंग लिफ्ट में जाते हैं तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो जी का वैल्यू कम होगा तो एच बढ़ेगा, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैपिलरी ट्यूब में एक हाइट है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जा सकता है, वो टॉप तक, यहाँ तक रहे कोई दिक्कत नहीं, और बढ़ा लो और बढ़ा लो। लेकिन जैसे ही टॉप पर पहुंचेगा, टॉप पर पहुंच के ऐसा नहीं कि यहाँ से फव्वारा बन जाएगा, शावर होने लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
क्या होगा सिचुएशन, सिचुएशन ये होगी कि जैसे ही वो टॉप पर पहुंचेगा, मेनिस्कस की मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो जो लिक्विड है जिसकी जो रेडियस थी, ये रेडियस बदलने लगती है, ये रेडियस की शेप बदलने लगेगी। जैसे जैसे बदलती जाएगी, जैसे जैसे फ्लैट होता जाएगा, फ्लैट होते ही क्या हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। रेडियस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये जो तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ये कहता है कि जैसे 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 आप जी का वैल्यू कम करते जाओगे, एच बढ़ेगा। लेकिन एच क्या था, कैपिलरी ट्यूब में राइज, तो कैपिलरी ट्यूब की तो एक लेंथ होगी, तो कैपिलरी ट्यूब की तो एक लेंथ होगी, तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ सकते हो, मैक्सिमम जितना अवेलेबल सेक्शन है हमने वहां तक बढ़ा दिया। फिर हमने बोला अब उसके आगे क्या होगा, उसके आगे ये बदलने लगता है, लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, ये बदलता है। ये कैसे बदलता है, पहले कुछ रहा होगा रेडियस, ये रहा रेडियस, अब इसकी शेप में बदलाव आ गया, थोड़ा सा फ्लैट होने लगा, तो और बड़ा सर्कल बनेगा। जितना फ्लैट होता जाएगा रेडियस उतनी क्या होगी, ज्यादा होती चली जाती है। तो फिर उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई आपके पास लिमिटेड है हाइट, तो फिर आप नई हाइट कैसे निकालोगे, तो वही सेम पैटर्न, एच और आर, ये जो वैल्यू है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एच और आर की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, जो जुरीन्स लॉ पर हम बात कर रहे थे। ठीक, इसके अलावा एक जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि कैपिलरी ट्यूब वर्टिकल लगाना ही कोई जरूरी बात है, मैंने कहा कोई जरूरी बात नहीं है। अल्टीमेटली तो प्रेशर बैलेंस करना है, यहाँ प्रेशर पीएटीएम है, यहाँ ए और यहाँ बी है। टिल्ट कर लो कैसे भी कर लो, प्रेशर तो कैसे लिखोगे, हमेशा रो जी एच ही लिखोगे। तो फिर क्या होगा, बस फर्क इतना पड़ जाएगा, अभी इसमें मान लो यहाँ मार्किंग बना दें और यहाँ मार्किंग बना दें, तो फर्क इतना सा होगा, जब आप टिल्ट कर दोगे, तो टिल्ट जब करोगे तो आपको मार्किंग ज्यादा दिखेंगी, मतलब रीडिंग ज्यादा दिखेगी, मतलब इसमें लिक्विड ज्यादा भरा होगा। हाइट तो दोनों केस में सेम मिलेगी। आप क्या कर दीजिए, प्रेशर बैलेंस कराना है ना आपको, अल्टीमेटली प्रेशर बैलेंस कराना है आपको, तो प्रेशर कैसे बैलेंस होगा, आप यहाँ देखोगे पीएटीएम, इसके जस्ट नीचे पीए और इस वाले पॉइंट पर पीबी। तो लिखने का प्रोसेस वही है, डेरिवेशन बिल्कुल वैसी होगा। जब पीबी पे प्रेशर देखोगे तो उसके ऊपर कितनी हाइट तक भरा हुआ है, तो एल हाइट तक नहीं भरा है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, एच। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो कितनी हाइट तक भरा होगा, वो एच। तो फिर इसमें ये होता है कि फिर फर्क क्या है, फर्क ये है कि लिक्विड जो यहाँ प्रेजेंट था उसके कंपैरिजन में यहाँ लिक्विड ज्यादा होगा। तो रिलेशन कैसे निकाला, रिलेशन हमने सिंपली ज्योमेट्री से निकाला, ये एच है, ये एल है और ये अल्फा। पहले कितने तक भरा था, एच तक, अब कितने तक भरा है, एल तक, तो एल और एच में एक रिलेशन आ जाता है। इफ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू लिक्विड, और उसे किसी एंगल पे टिल्ट भी कर दोगे, तो वर्टिकल हाइट वही रहती है, लेकिन लेंथ ऑफ लिक्विड, जो ट्यूब के अंदर लिक्विड की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब बीकर में हम डुबोते हैं, तो हम बीकर में डुबोते समय ऐसे डिप नहीं करते जो आप केमिस्ट्री लैब में कर रहे थे, उसे थोड़ा सा एंगल पे रखते हैं ऐसे, जिससे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड फिल हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को फिल करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा, तुम्हें सेम लग रही है आपको, ये एंगल नहीं दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल को नहीं देख सकते क्या आप, ये वाला एच और एल क्या सेम होगा, ये टेग्नोमेट्री आप जब लगाओगे इसमें, तो ऑब्जर्व यहाँ पर जब करते हो तो ये रीडिंग और ये रीडिंग में वेरिएशन आ जाता है। तो फर्क क्या पड़ता है, जैसे ही टिल्ट करोगे तो अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द कॉलम वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है फिर से देख लें। अगर क्या हुआ कि इनसाइड लिफ्ट, ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जब किसी फ्री फॉलिंग लिफ्ट में जाते हैं या सैटेलाइट में जाते हैं तो वहां जी का वैल्यू कम होने लगता है, जी इफेक्टिव जीरो हो जाता है। जी इफेक्टिव जीरो हो जाने से एच का वैल्यू बढ़ता तो है, लेकिन किसी सर्टेन हाइट तक, कितनी हाइट तक बढ़ेगा, वो बढ़ेगा अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की आपने जो लेंथ ली होगी वहीं तक तो बढ़ सकता है, वो उतनी हाइट तक ऊपर उठ सकता है लिक्विड, उसके ऊपर नहीं निकल जाएगा। उसके ऊपर निकलना मतलब ओवरफ्लो नहीं कर जाता। तो फिर क्या होगा, तो फिर आप इस फॉर्मूले को कैसे जस्टिफाई करते हो, तो जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि भाई ये आर बदलने लगता है, कैपिटल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस की रेडियस शेप बदलने लगती है। तो शेप बदलेगी, तो फिर वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वो उसको हम ऐसे फाइंड करते हैं, इट इज एच आर, कि भाई जहां तक पॉसिबल है वहां तक हमने चढ़ा दिया और उस जगह पर जाकर हमने नई रेडियस के अकॉर्डिंग नई हाइट पर हमने चर्चा कर ली। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा, 3-4 पॉइंट अभी ध्यान रखें, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो जिससे कि क्लियर होंगी चीजें। देखें, चलिए क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट हाइट टू विच, क्वेश्चन करोगे तो अल्टीमेटली क्लियर होगा, फॉर्मूला ध्यान रखो, एच इक्वल टू होता है
2t अपॉन कैपिटल आर रो जी, और छोटे आर में चाहिए, ज्यादातर छोटा आर वाला यूज होता है, तो साथ में आता है कॉस थीटा सी। क्वेश्चन में थीटा सी नहीं दिया होता है, वाटर की बात चल रही होती है, तो हम थीटा सी कंसीडर कर लेते हैं 0। अब क्या बोला गया, कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब। किस हाइट तक वो राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, जिसकी डायमीटर उसने दे दी है, डायमीटर उसने दे रखी है, सरफेस टेंशन भी उसने बता दी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बता दी है, सब कुछ दे दिया, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। 2 सरफेस टेंशन 0.073, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा 0 है। छोटा आर कितना होगा, 7.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, और रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 10। इसे सॉल्व करें, कितना आ जाएगा ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2/1000, तो ये कितना आएगा, ये मीटर में है, सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/10, आंसर इज 0.2 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला आपको लगाना है अल्टीमेटली, ठीक, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखें, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r कैन सपोर्ट अ लिक्विड ऑफ वेट इतना, if the surface tension is then find radius of capillary tube, internal circumference of capillary tube। किसी कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड चढ़ जाता है h हाइट तक, तो ये लिक्विड जो है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इस वेट के बारे में बात करना चाह रहा है। जब h हाइट तक लिक्विड चढ़ता है तो कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, वेट मतलब mg। mg mg को कैसे लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा इसका अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ठीक। अब ये वैल्यू आपको देखनी है। इस वेट के बारे में उसने बात करी है, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या बोला गया, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैन सपोर्ट अ लिक्विड ऑफ वेट इतना, इतने वेट का लिक्विड है, मतलब यहाँ पर ये इस हाइट तक चढ़ा है, एच हाइट तक, तो इसका वेट कितना होगा, mg। mg क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखने के लिए आप, सिलेंडर दिख रहा है, कैसी शेप दिखेगी सिलेंडर, तो ये रख लीजिए आप। आर निकालना है आपको, एच का फॉर्मूला लगाइए, 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी, ये जी फॉर्मूला लगाइए आप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखोगे रो जी कैंसिल हो जाएंगे, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर इंटू 2, टी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉस थीटा सी कितना हो गया 1, इस आर से एक ये पावर हट जाएगी, इक्वल टू 6.28। सब कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी आपको ये दे रखी है वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ रहा है मेरा, तो गलत किया है क्या कुछ कहीं पे। रो से रो कैंसिल, जी से जी, कैलकुलेशन देख लिया, रो कंसेप्ट तो यही है, कैलकुलेशन देखना है। अच्छा, एक 2 बच रहा है 0.5। अब ठीक है ना, कैलकुलेशन कंसेप्ट बता देते हैं, आप बाकी कैलकुलेशन देखा करिए। रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एक पाई बचा, 2 बचा, टी का वैल्यू रख लिया, कॉस थीटा सी रख लिया, ये आ गई रेडियस, आ गई बात समझ। तो इंटरनल सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के लिए कुछ नहीं करना है, ये आर आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। फॉर्मूला भी यूज करना था। चलिए अगले पर आ जाते हैं।
क्या बोला है, किसी कैपिलरी ट्यूब में इस हाइट तक चढ़ जाता है, अगर रेडियस बदल दें, पतली कर दें, ये r थी, अब कर दें r/2, क्या गलत रखा है t का वैल्यू, जो 10⁻⁻² है। कैलकुलेशन देख लिया करो यार, r कैंसिल नहीं होगा फिर, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻2, ये -2/2 मीटर में था तो सेंटीमीटर में आ गया, 1/2 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नहीं दिया होता है तो फिर जीरो ही लेना पड़ता है एंगल को, एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो फिर cos थीटा को जीरो मानकर cos θ1 ही रखना पड़ेगा। वाटर राइज टू अ हाइट ऑफ 10 mm इन अ कैपिलरी ट्यूब, h बता दिया उसने, और वो बोल रहा है कि रेडियस अगर हाफ कर दे तो क्या होगा, तो आप चाहे फॉर्मूले से समझ लीजिए। हाफ कर दिया, केवल बदलाव किस में हो रहा है, आर में, बाकी सब वही है, ρg2t cos थीटा सेम लिक्विड है, बस कैपिलरी आप बदल दे रहे हो। तो जब आप रिलेशन देख रहे हो जुरिन्स लॉ था, उसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो, रेडियस हाफ कर रहे हो तो हाइट क्या हो जाएगी, डबल, तो न्यू हाइट विल बी 2h, तो कितनी हो जाएगी 20 mm। चाहे आप फॉर्मूले से याद रख लो, चाहे जुरिन्स लॉ, ये जुरिन्स लॉ था, ये फॉर्मूला है, टू नहीं बदलेगा, टी नहीं बदलेगा, कॉस थीटा में थीटा नहीं बदल रहा है, डेंसिटी नहीं बदलेगी, जी नहीं बदलेगी, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, 20 mm डबल हो जाएगी, रेडियस हाफ तो ये डबल। चलिए क्वेश्चन अगला देखें, फटाफट फटाफट क्वेश्चन के लिए सब फॉर्मूला भेज रहे हैं। वाटर राइजेज इन अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक राइज कर जाता है, ये उसने दे रखा है। अगर इसको 40 डिग्री टिल्ट कर दें तो कितने लिक्विड कितने तक चढ़ जाएगा, ये पूछा है उसने। ये लिक्विड, ये लेंथ पूछिए कितनी लेंथ तक जाएगा ये, तो 45 डिग्री का टिल्ट कर दोगे तो ये रहा 45 डिग्री, एंड ये है 10, एल पूछा है आपसे, तो एल कितना आ जाएगा, सिंपली 10/cos45, तो इट विल बी 10√2, ऑब्वियस है, पहले से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 14 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला देखें, इसे करंट रहा है, इफ अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया हमने और इसमें लिक्विड राइज कर जाता है 30 सेंटीमीटर तक, नहीं 30 सेंटीमीटर तक नहीं, 10 तक, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी इज डिप्ड इन वाटर, वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, इफ दिस लिफ्ट इज कंडक्टेड इन अ फ्री फॉलिंग एलिवेटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, वाटर कॉलम की कितनी लेंथ हो जाएगी, कुछ है ही नहीं इसमें, जैसी फ्री फॉलिंग लिफ्ट में आएगा लेवल बढ़ने लगेगा, अभी यहाँ तक था, ऊपर बढ़ने लगेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, किस लेंथ तक जा सकता है, 30 तक, तो 30 आंसर हो जाएगा इसमें, फाइनल आंसर 30, ओवरफ्लो नहीं करेगा, ऑब्वियस है, फ्री फॉलिंग, वो ये कहना चाह रहा है फ्री फॉलिंग का मतलब जी इफेक्टिव जीरो होगा, तो जो एच है 2t cos थीटा सी, जो एच है ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हुआ, आंसर इनफाइनाइट नहीं हुआ, एच का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ तक, एच मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो वो कितनी है 30, तो 30 तक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपिलरी ट्यूब, रेडियस अलग अलग है, वर्टिकली इमर्ज की जाती है सेम लिक्विड में, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड राइज, लिक्विड जो राइज कर रहा है उनकी हाइट का रेशियो H1/H2 चाहिए, दूसरा उनके मास का रेशियो m1/m2 चाहिए, तीसरा उनके पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, तो m1g(h1)/m2g(h2) चाहिए आपको। तो रेडियस का रिलेशन क्या आएगा, जो अभी हम बात कर रहे थे, इनवर्स रिलेशन होता है, तो R2/R1 हो गया। मास के लिए कैसे देखोगे, तो मैंने अभी बताया था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो πr² h, ये हो गया ये हो गया मास,
हो गया डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 ये 1 ये 2 ये 2, ये सब कैंसिल होगा, क्या होगा R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2। अभी H1 अपॉन H2 निकाल ही चुके हो, H1 अपॉन H2 कितना आ गया R2 अपॉन R1, तो ये कितना आ जाएगा R1 अपॉन R2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास का रेशियो कितना है R1 अपॉन R2, जी H1 अपॉन H2 ये आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो कितना हो गया 1:1। किसी पार्ट में डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहला है हाइट वाला, हाइट वाला क्या इनवर्स रिलेशन था, तो इनवर्स के साथ हमने लिख दिया H1 अपॉन H2 कैन बी रिटन एज H1 अपॉन H2 कैन बी रिटन एज R2 अपॉन R1। मास के लिए क्या लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले वाले के लिए पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे वाले के लिए पाई R2 स्क्वायर H2। तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, यहाँ H1 H2 का रेशियो चाहिए होगा R2 स्क्वायर, तो H1 अपॉन H2 पहले वाले पार्ट से आएगा, रखोगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा फाइनल R1 अपॉन R2। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, तो ये भी सेम आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी सेम होनी भी चाहिए थी। ऑब्जर्व अगर करोगे, क्योंकि ये लिक्विड अपने आप ऊपर उठ रहा है, ये लिक्विड क्या हो रहा है अपने आप ऊपर उठ रहा है, तो यानी अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आप कैपिलरी कैसा भी डिप कर दो वो अपने अकॉर्डिंग उठेगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, यानी दोनों केस में एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी सेम होगी। खुद की एनर्जी से हाइट पर जा रहा है, कोई लेकर तो जा नहीं रहा, तो खुद की एनर्जी से जा रहा है तो ऑब्वियस बात है अपनी तो एनर्जी को दोनों केस में सेम ही कंज्यूम करेगा, यानी दोनों केस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सेम होगी। ठीक, चलिए एक ये क्वेश्चन और देख लें लास्ट, फिर मीटिंग एंड करेंगे, नेक्स्ट में कर लेंगे बाकी के क्वेश्चन। A U-tube is supported with its vertical limb and is partially filled with water. इंटरनल डायमीटर दे रखी है उसने। What will be the difference in the height of water column in two limbs? इनकी हाइट में डिफरेंस पूछा है, तो दोनों जगह सेम लिक्विड है। H क्या होता है 2t cos थीटा c अपॉन r रो जी। r ये सब तो सेम है, बस रेडियस अलग अलग है। तो आप H1 H2 निकाल लीजिए, H1 निकाल लीजिए 2, t का वैल्यू कितना है 70 cos थीटा c 1, r का वैल्यू पहले वाले के लिए 1, रो का वैल्यू 1, सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है, g का वैल्यू 1000, तो कितना आएगा यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो ये आएगा 0.14, यही आएगा हाँ। और H2 देखोगे तो रेडियस हाफ है तो इसका डबल हो जाएगा, तो 0.28। सब कुछ CGS में रखा हुआ है हमने, 2t का वैल्यू CGS में है, cos थीटा c1 हो जाएगा, r का वैल्यू सेंटीमीटर में है, रो 1 ग्राम है, g सब कुछ CGS में, तो आंसर CGS में। और अगर रेडियस हाफ है तो ये कितना हो जाएगा डबल, तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस विल बी H2 माइनस H1 विल बी 0.14। ठीक है, चलिए इसको यहीं रोकेंगे अभी, बाकी के कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें नेक्स्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 3 पार्ट होते हैं। पहला वाला पार्ट जो है, पहला वाला जो पार्ट है वो होता है सरफेस टेंशन वर्क वगैरह वाली बातें, दूसरा वाला जो पार्ट है वो होता है एक्सेस प्रेशर वाला, और तीसरा वाला जो पार्ट होता है ये कैपिलरी वाला। ठीक है, तो 3 डिफरेंट पार्ट है, आप इस चैप्टर को भी सब डिवाइड कर सकते हो 3 वाले पार्ट में, तो वो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसके आगे के 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे कल ही देख लेंगे, अब टाइम हो गया है। चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर में आप ध्यान रखें, चैप्टर में आप अपना सरफेस टेंशन वाला पार्ट पूरा कर लीजिए, बस एक चैप्टर बचा हुआ है वो हमारा इलास्टिसिटी। सरफेस टेंशन कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं, अब कंसेप्ट पूरा हो चुका है, क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है।
तो एक तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट है, वो सॉलिड वाला पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो बचा हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या था, स्टैटिक, डायनेमिक, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला पार्ट और देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन कर लेना इसको, सिंपल सा है क्वेश्चन, कर सकते हो आप। चलिए इसको यहीं एंड करेंगे, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।